So hello viewers, once again welcome back in our new video after a long period of time. In this video we will discuss one of the important topic and I am sure this topic will be important for everyone. So guys, today's topic is how value of goods or services is determined by GST officers where supply is made between group companies or sister concern. तो गाइज इस टॉपिक को मैं अब एक्सप्लेन करूंगा. एज यू नो दैट इन दिस डायनामिक एंड कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड ईच फर्म हैव डिफरेंट ब्रांचेस इन स्टेट और आउटर स्टेट. तो जब जीएसटी नहीं आया था, जीएसटी से पहले इन सब ब्रांचेस को हम लोग सिस्टर कॉन्सेंट कहते थे. और जब कभी फर्म गुड्स को सप्लाई करता था एक ब्रांच दूसरे ब्रांच पे, तो उसको हम लोग कहते थे ट्रांसफर ऑफ स्टॉक. बट आफ्टर एनैक्टमेंट ऑफ जीएसटी लॉ ये ब्रांच डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया और ट्रांसफर ऑफ स्टॉक हो गया हम लोग का सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट बहुत क्लेवर थी. इस सिचुएशन को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया और जब कभी असेसमेंट, सर्च सीजर या डिस्टिंक्शन हो तो उस वक्त जीएसटी ऑफिसर किस बेसिस पे, किस मेथड के ऊपर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेगा, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. And students of AITCS, welcome back to our official channel AITCS. In today's video session हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रूल पे चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है कि when there is a supply of goods or services from one branch to another branch in a sister concern or group of companies, तो उस गुड्स और सर्विसेज की वैल्यूएशन कैसे होती है, जीएसटी रूल में क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है. इस टॉपिक को डिस्कशन से पहले let us discuss what was the situation before enactment of the GST law, that is during the VAT era. Those who are related with the taxation, उनको पता होगा कि वैट के समय जब गुड्स की सप्लाई एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में होती थी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डिपो में होती थी, तो उसको सेल ट्रीट नहीं किया जाता था. दैट वाज रिगार्डेड एज ब्रांच ट्रांसफ़र और उस पर वैट एप्लीकेबल नहीं होता था, वो एग्जेम्प्टेड था. केवल एक सर्टेन फॉर्म जिस ब्रांच को गुड्स गया है वहाँ से लेना पड़ता था और असेसमेंट के समय वही स्पेसिफिक फॉर्म दिखाना पड़ता था. तो स्टॉक ट्रांसफ़र पर एग्जेम्पशन मिल जाता था. द मेन प्रीकंडीशन ऑफ गेटिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम वैट of the branch transfer was that to procure a certain type of form from the receiving branch and to produce during the assessment by the sending branch, and the stock transfer was totally exempted. लेकिन जीएसटी में there is no provision of any form. पहले सी फॉर्म, डी फॉर्म, E1 फॉर्म, एफ फॉर्म, जी फॉर्म होता था. ऐसा कोई भी फॉर्म जीएसटी में नहीं है. ऑल वी नो दैट जीएसटी में सभी सप्लाई टैक्सेबल है एक्सेप्ट फ्यू विच इज स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड और हैज़ बीन मेड नील रेटेड. तो यहाँ पे जब ब्रांच ट्रांसफ़र होता है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाता है, तो इट इज़ कॉल्ड अ सप्लाई टू डिस्टिंक्ट पर्सन. डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है? डिस्टिंक्ट पर्सन ग्रुप कंपनीज के वो ब्रांचेज हैं जिनका सेपरेट जीएसटी नंबर है लेकिन पैन नंबर सेम है.
अगर एग्जाम्पल की बात करें कि सपोज ए प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता की एक ब्रांच महाराष्ट्र मुंबई में है। कोलकाता में दे आर रजिस्टर्ड अंडर वेस्ट बंगाल जीएसटी और मुंबई में दे आर रजिस्टर्ड अंडर महाराष्ट्र जीएसटी। तो दोनों ही ग्रुप कंपनीज की ब्रांचेस हैं, सिस्टर कंसर्न हैं, जीएसटी नंबर अलग अलग है। तो यहाँ पे ए प्राइवेट लिमिटेड की जो दो ब्रांचेस है दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो व्हेन देयर इज ए सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स, वहाँ पे गुड्स एंड सर्विस की वैल्यूएशन कंपनी एक तरीके से करती है और जीएसटी ऑफिसर दूसरे तरीके से करते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि कंपनी जब अपने ही ब्रांच से दूसरे ब्रांच में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से दूसरे सेल यूनिट में भेजती है तो वो सप्लाई उनके ग्रुप में ही होता है, उनकी अपनी कंपनी के अंदर ही होता है। यहाँ प्रॉफिट अर्निंग करने का कोई मोटिव नहीं होता, इसलिए दे सेंड गुड्स एट अंडर वैल्यूएशन। सपोज 100 रुपया का सामान है तो ज़्यादा से ज़्यादा 101 रुपये में सेंड कर देंगे, 102 रुपये में सेंड कर देंगे, और इवन दे मे सेंड एट कॉस्ट, कॉस्ट पर भी सेंड कर सकते हैं। इज दिस द करेक्ट प्रोविजियो? क्या यह भेजने का सही तरीका है? ये बात तब सामने आती है व्हेन देयर इज ए असेसमेंट और देयर इज ए ऑडिट और देयर इज ए डिटेंशन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट और सर्च एंड सीजर। तब जीएसटी ऑफिसर बोलता है कि नहीं, आपने जो ये माल भेजा है अपने ही कंपनी के दूसरे ब्रांच को सप्लाई इन डिस्टिंक्ट पर्सन, उसका वैल्यूएशन ऐसे नहीं ऐसे होगा। सो इस वीडियो में हम उस रूल के ऊपर चर्चा करेंगे कि असेसमेंट के पहले ही हम उसका वैल्यूएशन ठीक ठाक करें, सो दैट वी कैन सेव पेनल इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी फॉर मिस कैलकुलेशन ऑफ सर्विसेज और गुड्स सप्लाई टू सिस्टर कंसर्न और अदर ग्रुप कंपनीज दैट इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन। वी शुड नो दैट जो वैल्यूएशन की सेक्शन है जीएसटी में है वो है सेक्शन 15। अंडर सेक्शन 15, सेक्शन 15 सीजीएसटी एक्ट एज वेल एज स्टेट जीएसटी एक्ट एक नियम देता है, एक रूल देता है कि जहाँ पे सप्लाई हो रही है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू which is declared on the face of the tax invoice shall be treated as the value of the goods or supply, जिसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज करनी है विथ अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि कौन सा आइटम इंक्लूड होगा और कौन सा आइटम एक्सक्लूड होगा। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 15 में ये बोला गया है अपार्ट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू, अगर कोई भी एक्सपेंसेस विच हैज़ बीन मेड बाय द सप्लायर बिफोर इट इज़ डिलीवर्ड टू द फाइनल कंज्यूमर, सब उसमें ऐड हो जाएगा। कोई टैक्स एक्सेप्ट जीएसटी अगर है वो भी ऐड हो जाएगा, लेस होगा डिस्काउंट इफ सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। In this video session we are not going to discuss at length about section 15। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ग्रुप कंपनीज में गुड्स को अगर ट्रांसफ़र किया जाता है, सर्विस को अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसका वैल्यूएशन कैसे होगा। अगर देयर इज ए ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन द डिस्टिंक्ट पर्सन दैट इज द ग्रुप कंपनीज और सिस्टर कंपनीज, the relevant rule which has been prescribed under CGST rule is Rule 28. So it is under Rule 28। आप लोग बेयर एक्ट में रूल 28 को भी पढ़ सकते हैं। यू कैन स्टडी दिस रूल इन बेयर एक्ट। Rule 28 prescribed the valuation method
where goods or services has been made to distinct and related person except agent। तो अगर इन सबको गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हुई तो दैट वैल्यूएशन इज मेड अंडर रूल 28। जीएसटी ऑफिसर ड्यूरिंग असेसमेंट और ऑडिट शैल अडॉप्ट दिस रूल। सो रूल 28 के 3 सब रूल हैं, दैट इज रूल ए, रूल बी, सॉरी सब रूल ए, सब रूल बी, सब रूल सी। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि रूल 28 की तीनों सब रूल हमको पता होने चाहिए। सब रूल ए क्या बोलता है? सब रूल ए बोलता है कि वेयर देयर इज ए कंफ्यूजन रिगार्डिंग द वैल्यूएशन विच हैज बीन मेड और which has been exhibited on the face of the tax invoice, then valuation should be made under rule 28 sub rule A or sub rule B or sub rule C। sub rule A says open market value, open market value। अगर असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि कंपनी ने टैक्स इनवाइस पे गुड्स का ठीक से वैल्यूएशन नहीं किया, तो ही और सी कैन अडॉप्ट द मेथड, वैल्यूएशन मेथड विच इज गिवन अंडर रूल 28 सब रूल ए, दैट इज द ओपन मार्केट वैल्यू। तो वो उस गुड्स का ओपन मार्केट वैल्यू निकालना चाहेगा। ओपन मार्केट वैल्यू निकालने का उनके पास बहुत सा तरीका रहता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टैंडर्ड गुड्स है तो उसका वो लोग कैटालॉग निकालेंगे, उस इंडस्ट्री का कैटालॉग, उस कैटालॉग में वो गुड्स का ओपन मार्केट वैल्यू रहता है। मान लो कि कैटालॉग नहीं मिला, देयर इज ए डिफिकल्टी इन डिटर्मिनेशन ऑफ द ओपन मार्केट वैल्यू और द ओपन मार्केट वैल्यू विच हैज़ अराइव्ड is not clear, there may be a litigation। तो वो जाएगा सब रूल बी में, तब वो सब रूल ए को फॉलो नहीं करेगा। सब रूल बी क्या कहता है? सब रूल बी सेज दैट इफ द वैल्यूएशन कैन नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सब रूल ए, देन सब रूल बी में बी अप्लाइड। हियर the goods may be compared with the similar goods of the same quality in the market। तो जो गुड्स वो अपने ब्रांच को ट्रांसफ़र किया है वो सेम डिस्क्रिप्शन सेम क्वालिटी का गुड्स को मार्केट में क्या रेट चल रहा है, दैट रेट मे बी अडॉप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी। अगर सब रूल बी भी एप्लीकेबल नहीं हुआ, there is a problem, so rule says the officer can adopt sub rule C। अब ये सब रूल सी ऑफिसर अडेप्ट करेगा, वो पहले रूल ए और सब रूल बी पर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सब रूल सी बहुत हैंडी है। सब रूल सी हैंडी किस लिए है? सब रूल सी क्या बोलता है कि सब रूल सी ये बोलता है कि इफ द वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय एनी प्रिस्क्राइब्ड वैल्यूएशन मेथड अंडर दिस चैप्टर, सो द वैल्यूएशन कैन बी मेड अंडर सब रूल सी। और सब रूल सी में क्या है? 110% ऑफ cost of production और cost of manufacturing और cost price और provision of service।
तो ये रूल बहुत ही सिंपल है। अगर वो बोलता है कि कोई वैल्यूएशन मेथड समझ में नहीं आ रहा ऑफिसर को, तो वो सिंपली आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपने तरीके से अजीबोगरीब अमाउंट जोड़ देगा और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा उसका 110% वो सेल वैल्यू निकालेगा और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं मिला तो अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगा, अगर वो ट्रेडर है तो कितने में परचेज किया है वो कॉस्ट निकालेगा और उसका 110% वो सेल वैल्यू निकालेगा। अगर सर्विस प्रोवाइड हुआ है तो जितना सर्विस प्रोवाइड हुआ है उसका 110% वो सेल वैल्यू निकालेगा और उसके ऊपर जीएसटी वो चार्ज करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपया है और कंपनी ने उसको 90 रुपीज़ में ब्रांच को ट्रांसफ़र किया है, तो वो जो टैक्स इनवॉइस पे दिया हुआ है वो वैल्यू नहीं मानेगा। इन जनरल केसेस जितने भी ब्रांच ट्रांसफ़र के टैक्स इनवॉइस हैं दे आर अंडर सस्पिशन। इफ़ देयर इज ए ऑडिट और स्क्रूटनी, उस समय ऑफिसर क्या करेगा, वो टैक्स इनवॉइस को नहीं मानेगा और इस रूल में जाके उसको वैल्यूएशन करेगा। So viewers and students, once again I would like to conclude the topic. When there is a transfer of goods or services between distinct person, branch companies, sister concern, आप गुड्स को सेंड करो एट ओपन मार्केट प्राइस जिससे बाद में आपको दिक्कत ना हो। अगर कोई भी अंडर वैल्यूएशन ट्रांसफ़र हो रहा है तो असेसमेंट और स्क्रूटनी के समय दे विल अडॉप्ट वैल्यूएशन रूल एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 30। तो उस समय वो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज का 110% निकाल के दे विल मेक टैक्सेबल वैल्यू और उसके ऊपर अप्लीकेबल जीएसटी रेट जो भी होगा 5%, 12%, 18%, 28% के ऊपर डिमांड करेंगे। सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग वैल्यूएशन मेथड वेयर द गुड्स और सर्विसेज इज मेड within the system concerned or distinct person or related person but not agent. Hope that you have understood the topic. If anyone has any confusion, he or she may write in the description box. If anyone wants to GST, income tax, TDS e-filing training with us, please write for the prospectus at the WhatsApp number given in the description box. Thanks for watching.